नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीपीएससी आयोग द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आई हूं, जिसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। इससे पहले मैं आपके 8 प्रैक्टिस सेट कवर करवा चुकी हूं। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडू वॉरियर्स, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर भी मैं जो भी नोटिफिकेशन आता है या जो भी अपडेट रहती है, मैं वो सारी इनको आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड करती रहती हूँ। डेली आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिले। बस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सी गैस आधारित नहीं है। अब गैस आधारित नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे क्या बिजली से उत्पादन होता है या किसी अन्य से। तो आपके इसमें ऑप्शन ए औरैया, बी आंवला, सी दादरी या डी टांडा। अब ये चारों ही यूपी के ज़िले हैं और ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है टांडा, जो कि अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर गैस पर आधारित एनटीपीसी संयंत्र नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में स्थित टांडा कोयले पर आधारित विद्युत केंद्र है, जबकि औरैया दादरी गौतम बुद्ध नगर में स्थित है और बरेली आंवला का तो गैस पर आधारित विद्युत केंद्र है, जिनकी गैस की आपूर्ति गुजरात के हजीरा गैस उत्पादन केंद्र से की जाती है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो आंवला बरेली में स्थित है और दादरी गौतम बुद्ध नगर का औरैया, इन तीनों ही जगह पे गैस द्वारा वहाँ पे उत्पादन होता है, जबकि जो टांडा अम्बेडकर नगर का है वहाँ पर कोयले द्वारा वहाँ पे संचालित होता है। चलिए अगला प्रश्न है। सेकेंड क्वेश्चन है, मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती हैं। आप पता जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान से पढ़ें कि उसमें नहीं पूछा है या है पूछा है। इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और अक्सर आपके प्रश्न आते हुए यहीं से गलत होते हैं। तो मानव नेत्र का वह भाग पूछा है जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती हैं। ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी कोयराड या फिर डी पुतली। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जो है कॉर्निया के बारे में जानते हैं, तो आपका इसका आंसर जो है वह कॉर्निया है। कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती हैं। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। आँख का सबसे सामने वाला पारदर्शी कांच जैसा हिस्सा कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया शरीर का एकमात्र हिस्सा होता है जिसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। कॉर्निया की सतह पर आंसू एक महीन बनाकर रहते हैं और इसके पोषण के तत्व प्रदान करते हैं। कॉर्निया में अति सूक्ष्म नसें होती हैं और वे इसे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग बनाती हैं। अब सबसे पहली बात, यदि आपसे पूछा जाएगा कि शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें रक्त नहीं जाता, तो वह आपका कॉर्निया ही है। और कॉर्निया, जब भी ऑपरेशन आपने सुना होगा आँखों का होता है जिसको मायोपिया हो, तो उसमें कॉर्निया को ही चेंज किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए 0, बी 15, सी 25 या डी 50। अब देखिए, आप जब भी आप एक ग्लास वाटर पीते हैं, दिन भर में लगभग 8-9 तो आप लोग पीते ही होंगे। गर्मियों में शायद ये 10, 11, 12 भी हो जाता होगा, लेकिन नॉर्मल है कि आप 8 ग्लास पीते होंगे। लेकिन कभी आपने सुना कि पानी पीने से आपको कैलोरी मिल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जब भी आप पानी पीते हो तो उसमें कोई भी कैलोरी ऊर्जा नहीं होती, वहाँ पे शून्य होती है। तो जो भी फ्रेंड्स हैं 15 या 25 या 50 इन तीनों में से टिक कर रहे हैं वो गलत है। पानी में शून्य कैलोरी होती है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। एक गिलास पानी पीने से मानव शरीर को शून्य कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है फोर्थ, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। ए न्यूटन ने, बी आइंस्टाइन ने, सी चार्ल्स डार्विन ने या फिर डी लैमार्क ने। आपने इन सभी को पढ़ा होगा, तो इन सभी में आपको ये भी पता होगा कि न्यूटन ने किस सिद्धांत पे बात की, आइंस्टाइन का क्या सिद्धांत था और चार्ल्स डार्विन का क्या सिद्धांत था। इसी तरह से जो लैमार्क थे, लैमार्क ने सर्वप्रथम जैव विकास को समझाने का प्रयास किया था। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाने का प्रयास किया था। इनका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। वह फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जीवों को आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। अब ये लाइन जो है, इस लाइन को आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। जैसे उनके अनुसार जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हुई क्योंकि वह ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता है। डार्विन ने भी विकासवाद को परिभाषित किया, जबकि न्यूटन और आइंस्टाइन मूलतः भौतिक विज्ञान से जुड़े थे। तो इन दोनों के बारे में आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। ए
एमाइड के रूप में, बी अमोनिकल के रूप में, सी नाइट्रेट के रूप में, या फिर डी नाइट्राइट के रूप में। तो यूरिया जो कि आपने देखा होगा कि खाद के रूप में यूज़ की जाती है खेतों में, तो उसमें नाइट्रोजन जो है वह एमाइड के रूप में उपयोग किया जाता है। डिटेल पढ़ते हैं इसकी। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है जो दाने के रूप में पाया जाता है। इसके साथ अमोनिया नाइट्रेट भी मिलती है, इसीलिए इसके मिश्रण को यूरिया अमोनियम नाइट्रेट या UAN के नाम से भी जाना जाता है। अब ये लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि यूरिया को अमोनियम नाइट्रेट के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके साथ ही अमोनिया नाइट्रेट भी इसमें मिली होती है। इसका रासायनिक सूत्र है CONH2 और 2। अगला प्रश्न है 6, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। ए रेयॉन, बी डेक्रॉन, सी रेशा कांच, या फिर डी नायलॉन। अब देखिए इन्होंने कृत्रिम की बात की है, यानी आर्टिफिशियल रेशम की, नेचुरल रेशम की बात नहीं की जो प्राकृतिक रूप से हमको प्राप्त होती है। तो जो कृत्रिम रूप से हमको प्राप्त होती है रेशम, उसका नाम रेयॉन होता है, ना कि डेक्रॉन, ना कि रेशा कांच और ना ही नायलॉन। ठीक है, ये तीनों ही नहीं होते हैं। कृत्रिम रेशम का नाम रेयॉन होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहा जाता है। अब सेलुलोज तो आप लोग जानते होंगे कि जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, ना कि किसी ह्यूमन बींग्स में या किसी जीव में। रेयॉन बनाने के लिए सेलुलोज कागज़ की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। इसका उपयोग कपड़ा बनाने, कालीन बनाने, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए किया जाता है। जबकि नायलॉन एक पॉलीएमाइड रेशा है। ये चीज़ आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया पॉलीएमाइड रेशा किसको कहा जाता है, तो नायलॉन को कहा जाता है। तथा वह मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लाइन ही आप इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 7वां क्वेश्चन है, बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में क्या होता है। ए 82 भाग सोने के साथ तथा 18 भाग अन्य धातु के होते हैं, या फिर बी 18 भाग सोने के तथा 82 भाग अन्य का होता है, या सी 18 भाग सोने का तथा 6 भाग अन्य धातुओं का होता है, या डी आपका 9 भाग सोने के होते हैं या 15 भाग अन्य धातुओं का। इसमें क्या चीज़ सही है कि बाजार में जो 18 कैरेट का सोना मिलता है उसमें कितना % सोने का होता है और कितना % अन्य धातुओं का होता है। फ्रेंड्स, यदि अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ें कि इसमें 18 कैरेट सोने की बात की कही गई है, ना कि 24 कैरेट की। सबसे शुद्ध सोना कौन सा माना जाता है, जो 24 कैरेट का सोना होता है। और 18 कैरेट सोने में 18 भाग सोने के होते हैं तथा 6 भाग अन्य धातुओं के होते हैं। आप ये दोनों का ही परसेंटेज याद कर लीजिए कि 18 कैरेट में 18 भाग सोने का होता है, इसीलिए शायद इसका नाम 18 कैरेट पड़ गया, और 6 भाग जो होते हैं वे अन्य धातुओं के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। अब हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। ए परावर्तन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर डी प्रकीर्णन के कारण। अब ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है परीक्षाओं में। तो आप सभी लोगों को पता है कि टोटल रिफ्लेक्शन जो होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमको हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि रेगिस्तान में जो मरीचिका बनती है वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनती है। 2-4 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में। यदि आपतन कोण का मान बढ़ते जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसके लिए परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ये कोण भी कई बार पूछा है कि जो कोण का मान है वह कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण के इस मान को क्रांतिक कोण भी कहते हैं, और क्रांतिक कोण का मान जल के लिए 48.5 डिग्री और हीरे के लिए 24.4 डिग्री होता है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें तो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से ना जाकर सघन माध्यम में वापस आ जाएंगी और हीरे के चमकने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अभी डिटेल आप लोगों ने पढ़ ली होगी, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ए निर्वात में, बी वायु में,
सी जल में, या डी इस्पात में। तो आप सभी लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि ध्वनि जो है वह किसी न किसी माध्यम में ही जाती है, कि ऐसा नहीं, उसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। आप कभी भी खाली रूम में चिल्लाएंगे या फिर आप कभी भी सुनसान जगह पे चिल्लाएंगे तो देखिए आपकी वॉइस जो है बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। इसीलिए जो आपका पहला ऑप्शन है निर्वात, उसको आप काट दीजिए, क्योंकि ध्वनि का जो वेग सबसे अधिकतम होगा वह आपका किस में होगा, लोहे में होगा, इस्पात में होगा। कभी आप लोग देख लीजिए जो लोहे की पटरियाँ होती हैं उसमें आप कान लगाइएगा तो आप देखिए कितने भी किलोमीटर दूर हो, मतलब 3-4 किलोमीटर अगर दूर होगी गाड़ी तो आपको फिर भी लगेगा कि हाँ ट्रेन जो है आने वाली है विदिन 10-15 या आधे घंटे में, क्योंकि जो इस्पात होता है वह अच्छा माध्यम माना जाता है ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की इकाई है ए कैंडेला, बी फर्मी, सी क्यूरी, या डी आंगस्ट्रॉम। अब ये प्रश्न सभी आप लोगों को बहुत आसान होंगे, सभी आपने पढ़े होंगे, तो इस प्रश्न का आंसर है सी क्यूरी। अब इस प्रश्न पे मैं ज़्यादा समय ना लेकर अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। 11वां क्वेश्चन है, मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा था। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह के क्वेश्चन ही कंफ्यूज करते जो ईयर वाले होते हैं। ए 1681 में, बी 1682 में, सी 1689 में, या फिर डी 17 में। तो आप इन चारों में से कब वह दक्कन में पहुंचा था, डेट बताइए आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर जो बी है, 1682 को मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब दक्कन में पहुंचे थे। अब चलिए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। 1682 में औरंगजेब स्वयं दक्षिण पहुंचा और प्रत्येक तरफ से संभाजी पर आक्रमण कर दिया। इस प्रयत्न का कोई लाभदायक परिणाम ना निकला और 1683 में औरंगजेब ने महाराष्ट्र से अपनी सेवाएं वापस ले ली थी। यानी 1682 में इन्होंने जो था आक्रमण किया, लेकिन 1683 में वह वापस चले गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, 12वां क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। अब देखिए ये सारे प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, इसी तरह से आपको घुमाऊ क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, आपको समझ में नहीं आता कि ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही है। तो ये सारे संप्रदाय हैं, इनसे अक्सर एक नया क्वेश्चन बनता ज़रूर है। ए सुहरावर्दी संप्रदाय, बी ऋषि संप्रदाय, सी चिश्ती संप्रदाय, या डी फिरदौसी संप्रदाय। तो इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अब शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने बगदाद में की थी। अब ये देखिए 2-3 पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है कि स्थापना किसने की थी, तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी, और कहाँ पर की थी, तो बगदाद में की थी। उनके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीज़ी इसे भारत में ले आए। सुहरावर्दी सिलसिले का केंद्र मुल्तान में था। चिश्तियों के विपरीत सुहरावर्दी संत धन संपत्ति तथा राजकीय संरक्षण को महत्व देते थे। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। अब देखिए उपाधियों से भी क्वेश्चन बनते, हो सकता है ये पूछ सकता है। अगला प्रश्न है 13 क्वेश्चन, दिल्ली में मदरसाए मुइज़्ज़ी नामक मदरसे की स्थापना किसने की थी। ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी इल्तुतमिश ने, सी नसीरुद्दीन महमूद ने, या फिर डी बलबन ने। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मदरसाए मुइज़्ज़ी नामक मदरसे की स्थापना दिल्ली में की थी। डिटेल है इस क्वेश्चन की। सुल्तान इल्तुतमिश, जो कि भारत में प्रथम मुस्लिम राज्य का संस्थापक था, ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की थी और उसका नामकरण मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसाए मुइज़्ज़ी रखा था। बदायूं में भी इसी नाम पर एक दूसरे मदरसे की स्थापना की उसने की थी, जो उत्तर भारत में इस्लामी संस्कृति का दूसरा केंद्र बना। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में उसने प्रधानमंत्री बलबन ने सुल्तान के नाम पर मदरसाए नसीरिया नामक मदरसे की स्थापना की थी। और प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तबकात नासिरी, ये बहुत बार पूछा गया, तबकात नासिरी के सुविख्यात लेखक मिन्हाज उस सिराज को उस मदरसे का प्रधानाचार्य नियुक्त किया था। तो ये जो किताब है, तो ये दोनों ही फैक्ट आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। तबकात नासिरी की जो पुस्तक है वह मिन्हाज उस सिराज की है, और जो पहला मतलब दिल्ली में मदरसा बनाया था वह इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला प्रश्न है 14 क्वेश्चन। अब कथन और कारण दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं, या एक सही है एक गलत है।
कथन दिया है, अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था। अब क्या ये सही है? कारण है, वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, या ए आर दोनों सही है तथा ए सही व्याख्या आर की है, ए सही है आर गलत है, या ए आर दोनों ही गलत हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ए आर दोनों सही तो हैं किंतु व्याख्या नहीं इनकी कर रहा है। अलाउद्दीन ने सीरी का निर्माण भी करवाया था और वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित भी रखना चाहता है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से मंगोलों के निरंतर आक्रमण हुए। उनके आक्रमणों का उद्देश्य भारत विजय अथवा प्रतिरोध की भावना थी। तरगी के आक्रमण ने अलाउद्दीन को सचेत कर दिया था। उसने सीरी के किले को दृढ़ किया और दिल्ली के किले की मरम्मत कराई। सीरी नगर की स्थापना 1303 ईस्वी में दिल्ली के निकट की गई थी। बर्नी ने इसे 9 नगर की संज्ञा दी। सबसे पहली बात तो ये आप जो लाइन है, बर्नी ने 9 नगर की संज्ञा किसको दी थी? तो वह सीरी को दी थी। उत्तर पश्चिमी सीमा के पुराने किलों की मरम्मत कराई तथा कुछ नवीन किले बनवाए। उन किलों में स्थायी सेना रखी। सीमांत प्रदेश की सुरक्षा के लिए पृथक सेना, एक सूबेदार यानी सीमा का जो रक्षक होता था की नियुक्ति की। अपनी सेना की संख्या और युद्ध कुशलता में वृद्धि की। तो कारण आपको पता था कि मंगोलों के आक्रमण की वजह से सीरी किले में जो उन्होंने सैनिक व्यवस्था अपनाई थी वह सब। और पहली बात तो 9 नगर की जो स्थापना है वह किसने कहा था? बर्नी ने कहा था। और वह किसको कहा गया था? सीरी को कहा गया था। ये सारे फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है 15। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। अब क्या ये सही है? दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब दोनों ही कथनों में आप बताइए कि कौन सा सही है। ए एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी दोनों सही हैं, या फिर डी ना तो एक ना तो 2। अब फ्रेंड्स ये जो इन्होंने पूछा है ये चीज़ आप बहुत ध्यान से रखिए कि इन्होंने सही कथन के बारे में पूछा, ना कि गलत कथन के बारे में। यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी सही है कि दोनों ही कथन सही हैं कि वर्चस्वशाली तो नहीं था लेकिन उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था और उस काल में कपास से वस्त्र भी बनाए जाते थे। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता का धार्मिक दृष्टिकोण मुख्यतः इहलौकिक तथा व्यवहारिक था। इस सभ्यता में मातृदेवी पुरुष देवता की उपासना के साथ साथ अनेक पशु पक्षियों, वनस्पतियों, वृक्षों आदि के पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले कपास उपजाने की विधि का ज्ञान सिंधु निवासियों को ही था। ये प्रश्न भी पूछा गया है क्योंकि यह सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था। इस कारण यूनानियों ने इसे सिंडन नाम भी दिया। अब देखिए सिंडन नाम क्यों दिया गया था ये भी पता चल गया। और सबसे पहले यदि कपास पूछा जाए तो वह सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जानकारी थी। अगला प्रश्न है 16। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए घगरिया, बी भीमबेटिका, सी लेखैया, या फिर डी आदमगढ़। तो ये प्रश्न आप सभी लोगों को पता होगा कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर जो बी है भीमबेटिका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास में निकट एक गुफा है जिसका नाम भीमबेटिका है। वहाँ से बहुत सारे शिलाश्रय चित्र प्राप्त हुए हैं। व्याख्या है इस प्रश्न की। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटिका नामक पुरा स्थल का क्षेत्र गुफाओं एवं शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी संख्या यहाँ पर लगभग 500 है। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में यह पुरा स्थल स्थित है। भीमबेटिका के अधिकांश शिलाश्रय का मध्य पाषाणिक संस्कृति के पुरावशेष व समकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए वहाँ पे कौन सी चित्रकला के? समकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं, पुरानी जो भी हों। अब इसमें केवल 4 शिलाश्रय हैं जो कि ये नंबर्स इनके दिए हुए हैं। स्थित शिलाश्रय सन 1972 में बी.एस. बाकड़कर, इनका नाम पूछा गया है, बी.एस. बाकड़कर का ने उत्खनन कराया, जिसके परिणाम स्वरूप एशुलन उपकरण निचले स्तरों से मिले। यहाँ के आदिम चित्रों की स्पष्टता 2 स्तर की है। पहले स्तर पर हिरण, बारहसिंगा, सूअर, रीछ, भैंसे आदि जानवरों को स्वतंत्र रूप से चित्रित किया गया है। दूसरे स्तर पर मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। तो ये दोनों ही तरह के, ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं और इनका नाम पूछा जा सकता है बी.एस. बाकड़कर का और सन पूछा जा सकता है 1972। अगला प्रश्न है
17 क्वेश्चन है। अब सूचियाँ दी हुई हैं, एक सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। अब ये कुछ ईयर दिए हुए मतलब संवत्सर दिए हैं और इनको मैच करना है कि किस समय हुआ था। तो विक्रम संवत दिया हुआ है, शक संवत दिया हुआ है, गुप्त संवत दिया है और काली संवत दिया हो। अब ये सारे इनके ईसा पूर्व या फिर ईसवी। अब आपको ये इतना पता होना चाहिए ये कब की बात क्या है। इसमें से यदि आपको 1 या 2 को भी समय पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यदि हम इसमें ऑप्शन ए जो है विक्रम संवत, यदि हम इसको मिलाएं तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है 57 ईसा पूर्व, इससे मैच होता है। तो देखिए ए का 4 किस किस में मैच हो रहा है। ए का 4 आपका इसमें भी है, ए का 4 आपका डी में भी है, यानी आपका ए और बी दोनों ही ऑप्शन कट हो जाते हैं। सी और डी में ही उत्तर है। दूसरा है शक संवत आपका, तो शक संवत आपका जो है वह 78वीं ईस्वी में था। तो आपका बी का सी, अब बी का सी देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। ये देखिए 2 ही आपने मैच किए और दोनों से ही आपका प्रश्न का उत्तर आ गया है। जरूरी नहीं आपको सभी का पता होना चाहिए। अब सी का 2 है गुप्त संवत जो है वह आपका 320 ईसा पूर्व का है और जो कली संवत है वह आपका 3102 ईसा पूर्व का है। तो चारों ही इस प्रश्न के मैच हो गए हैं। अगला प्रश्न है 18, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, बी आर.सी. दत्त द्वारा, सी दादा भाई नौरोजी द्वारा या डी गोखले द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या गोखले है? नहीं। क्या आर.सी. दत्त है? नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग कब की गई थी? 1906 में की थी, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। तभी उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। राजा जनता के लिए बने, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। यह वक्तव्य दादा भाई नौरोजी ने दिया था 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी और पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि पहली बार स्वराज की मांग कब की गई थी, तो ये सन आप याद रख लीजिए 1906 में की गई थी, वो भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। अगला प्रश्न है 19, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था। ए दादा भाई नौरोजी ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी महात्मा गांधी ने या डी अरविंद घोष ने। तो चतुर्मुखी जो कार्यक्रम है जिसमें बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा, ये चारों ही जो जिसमें ऐड है वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा आप लोग। इसकी चतुर्मुखी सिद्धांत जो है ना वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम विदेशी सामानों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अनुराग, राष्ट्रीय ढंग की शिक्षा आदि उपायों का प्रयोग कर परामर्श दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वशासन से कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये बात सत्य है। वे स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को एक धार्मिक कर्तव्य समझते थे। डॉक्टर शेरे ने दी लेगेसी ऑफ लोकमान्य नामक पुस्तक लिखी थी। अब ये पुस्तक का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, द लेगेसी ऑफ लोकमान्य, डॉक्टर शेरे की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, यह इस सीरीज़ का अंतिम भी प्रश्न है। 20 क्वेश्चन है। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ए अरविंद घोष, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी बिपिन चंद्र पाल। तो इस प्रश्न में अब देखिए गरम दल आ गया, तो गरम दल में जो थे तीनों के नाम ही दिए गए हैं। बाल गंगाधर तिलक भी गरम दल से संबंधित थे, बिपिन चंद्र पाल भी थे और लाला लाजपत राय, ये तीनों ही गरम दल से संबंधित। लेकिन ऑप्शन नंबर जो आपका सी है लाला लाजपत राय, इनका नाम प्रस्तावित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी कांग्रेस अधिवेशन का मौका ही नहीं मिला था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कांग्रेस अधिवेशन में कभी अध्यक्षता की थी, कभी नहीं की थी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या इस प्रश्न की, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। वस्तुतः बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था के बाद उपजे माहौल में चरमपंथी उग्र आंदोलन चलाने के पक्ष में थे, जबकि उदारवादी बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव का खुला समर्थन करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए गरम दल और नरम दल के दोनों में ही विचार नहीं मैच हो रहे थे, इसीलिए
इसीलिए वो लोग अलग हो गए थे, क्योंकि यह उनकी याचना और अनुनय की नीति के विरुद्ध था। 1907 में सूरत के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में मतभेद उस समय खुलकर सामने आ गया जब गरम दल की इच्छा के विरुद्ध लाला लाजपत राय के स्थान पर रास बिहारी बोस को उनका अध्यक्ष चुना गया था। इस प्रकार स्वराज संबंधी प्रस्ताव, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के मामले पर मतभेद को लेकर कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल के नेता अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय थे। इस विभाजन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यदि आपसे ये पूछा जाए अनुमेय विनय की जो नीति है वह किसकी है, तो वह भी बाल गंगाधर तिलक की है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग बताइएगा कि यह प्रश्न आपको कैसे लगे हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। एग्ज़ाम से रिलेटेड व अदर जो भी कोई इन्फो रहती है वो भी आपको मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।